अस्सलाम वालेकुम। हम रिमेटोइड आर्थराइटिस पढ़ रहे थे तो उसका लेक्चर नंबर 1 कर लिया था। अब रिमेनिंग लेक्चर नंबर 2 करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन से पहले तक हमने पढ़ लिया था। अब इन्वेस्टिगेशंस में ना सबसे पहले ना हम सीबीसी करवाएंगे। तो सीबीसी में हमें एनीमिया मिलेगा, ईएसआर और सीआरपी रेज्ड होंगे। ये सीआरपी 96 और ईएसआर 75 इन फर्स्ट आवर। इसके अलावा एएनए पॉजिटिव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूमेटॉइड फैक्टर 70% पेशेंट्स में पॉजिटिव होता है और इसकी स्पेसिफिसिटी पुअर है, सेंसिटिव है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि जो एएन है ना ये एसएलई में, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस और भी काफ़ी बीमारियों में ना मतलब पॉजिटिव आता है। तो स्पेसिफिक नहीं है लेकिन सेंसिटिव है। इसके अलावा एंटी-सीसीपी, इसकी सेंसिटिविटी तो वो मतलब आरएफ की तरह ही है, लेकिन इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो एंटी-सीसीपी है ना ये जस्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ही पॉजिटिव होता है, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। इसके अलावा एक्सरे ऑफ हैंड एंड रिस्ट, जब हैंड्स और रिस्ट की एक्सरे कराएंगे, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ना स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, हैंड्स वगैरह को, तो एक्सरे इनकी कराएंगे तो इसमें सिमेट्रिकल नर्विंग आएगी जॉइंट स्पेस की। इसके अलावा पेरियार्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया, बोन इरोजन, डिफॉर्मिटीज, जो मेन चीज़ है सिमेट्रिकल नर्विंग ऑफ जॉइंट स्पेस। तो कौन से मतलब हम इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे? सबसे पहले हमने सीबीसी करवाई है। सीबीसी के बाद हमने क्या करवाया है? हमने रूमेटॉइड फैक्टर करवाया है, हमने एंटी-सीसीपी करवाया, एक्सरे हैंड्स और रिस्ट की करवाई है हमने, ठीक है। ईएसआर, सीआरपी, ये सारी चीज़ें करवाई हैं। तो इसके बाद जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, जॉइंट्स के अलावा और जो सिस्टम्स की मैनिफेस्टेशन है ना, ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है। अलबत्ता हमारे मतलब प्राफ में एक बार पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस का पूछा गया है, तो वो मैं आपको हम बता देता हूँ, क्योंकि हमने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार रिव्यू करनी है। डिटेल में हम बाद में भी लेक्चर बना सकते हैं। तो पल्मोनरी जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, उनमें जो एक है ना वो है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशंस है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन और कैप्लान सिंड्रोम जो है ना, ये कम्बिनेशन है 3 डिजीज़ का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, न्यूमोकोनियोसिस और लंग नोड्यूल्स। इन तीनों को कम्बिनेशन को कैप्लान सिंड्रोम कहते हैं, जो कि मतलब इन तीन को मिला के। तो ये हमारे प्राफ में पूछा गया है। क्या चीज़ें हैं? पल्मोनरी फाइब्रोसिस, प्लूरल इफ्यूजन और कैप्लान सिंड्रोम। बाकी आप रीड कर सकते हैं अगर टाइम हो, नहीं तो ये पल्मोनरी का आपको लाजमी पता हो। अब हम ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट ना 2 मेन चीज़ें हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है डिमार्ड्स, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ये जो डिमार्ड्स हैं ना, ये डिजीज़ की प्रोग्रेशन को स्लो करते हैं, ये ट्रीट नहीं करते। ये मतलब अगर डिजीज़ हो जाए तो मतलब उसको स्वेटी को कम मतलब सवेयर होने में या लीथल होने में, जो अगर नॉर्मली ड्यूरेशन 5 साल लगें तो ये 10-15 साल लगवाते हैं, मतलब प्रोग्रेशन को स्लो करते हैं। और डिमार्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है मीथोट्रेक्सेट, ठीक है। इसके साथ हम स्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है। तो डिमार्ड्स एक्यूट पेन में यूज़फुल नहीं है, उसमें हम एनासिड्स वगैरह देते हैं, क्योंकि डिमार्ड्स को अपना इफेक्ट गेन करने के लिए 1 to 3 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। अब जो एनासिड्स और स्टेरॉइड हैं, ये प्रोग्रेशन को स्टॉप करने में यूज़फुल नहीं है। अलबत्ता इनिशियल थेरापी के तौर पे हम देते हैं। अगर एक्यूट पेन हो तो उसमें हम ना स्टेरॉइड्स, सबसे पहले एनासिड्स देते हैं, एनासिड से अगर पेन कंट्रोल ना हो तो हम स्टेरॉइड्स देते हैं। अब जो डिमार्ड्स हैं कौन कौन से हैं? एक मीथोट्रेक्सेट है, ये बेस्ट इनिशियल डिमार्ड है, ये फोलिक एसिड डेफिशिएंसी करवा सकते हैं, इसलिए हम इसके साथ फोलिक एसिड सप्लीमेंट लाजमी देते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? एमसीक्यू आ सकती है। एक माउथ अल्सर है, हिपेटोटॉक्सिक है, बोन मैरो सप्रेशन है, एलोपेसिया, हेयर लॉस और पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। इसके अलावा एंटी टीएनएफ थेरापी है। एंटी टीएनएफ थेरापी जो है ना लेटेंट फार्म ऑफ टीबी को रीएक्टिवेट करती है, इसलिए हमने टीबी स्क्रीनिंग पहले करवानी है एंटी टीएनएफ थेरापी को स्टार्ट करने से पहले। तो इसके अलावा सल्फासेलाजीन है, इसके अलावा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, पेनिसिलिन है और गोल्ड है, जस्ट इनके नाम बताऊँ, ठीक है। तो इसके अलावा बायोलॉजिकल एजेंट में जो है ना एबेटोसेप्ट है ना, किन्रा है और रिटुक्सिमाब है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंप्लीट है। अगले लेक्चर में फिर हम जुवेनाइल और ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड का कंपैरिजन करेंगे। थैंक यू।